मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 8 का पाठ 16 पानी की कहानी पढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। मेरी दृष्टि पड़ते ही वहाँ ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बाजा बजा रहा होगा। चारों ओर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि ये बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया। मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। बच्चों, यह लेखक ने एक पानी की कहानी ओस की बूंद का वर्णन किया है और यह लेखक जो है ओस की बूंदों से बात कर रहा है। जानता हूँ, ओस ने कहा। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। तो लेखक ने कहा, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं और जल भी। मालूम है, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। तो मैंने बोला, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उससे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी। यकायक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो तुम पेड़ देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो, वे इतने बड़े ही क्यों खड़े हैं? इतना बड़ा बनने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। कौन सुन रहा था पानी की कहानी? लेखक। हाँ, तो मैं भूमि की खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। मैं दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर उसे छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। लेखक ने पूछा पानी से कि फिर क्या हुआ? बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैंने एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहीं लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी और मैं उन दोनों के बीच में पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसद भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली है और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं, मेरे लिए यहाँ स्थान नहीं है। मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर उड़ने लगी। इसके बाद ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी मैंने तुम्हें देखा तो जान में जाने और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पे कूद पड़ी। भैया, तुम इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक मैं अपनी रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। आप लोगों को पता है ना कि ओस की बूंदें क्या होती हैं? जब सूरज निकल आता है तो भाप बनकर उड़ जाती हैं। तो इसलिए ओस की बूंद ने भी, मतलब पानी ने भी यह कहा कि जब सूरज आ जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगी? उड़ जाऊंगी, है ना। तब तक मुझे वो रक्षा चाहिए। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, ओशन, ऑक्सीजन नामक 2 गैस सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बने हुए थे। ठहरो, क्या तुम्हें पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? पुरखे बड़ी प्रसन्नता के सूर्य के धरातल पर नाचते गाते रहते थे। एक दिन की बात है, दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। चौंधियाने मतलब चकाचौंध होने लगी, आश्चर्यचकित होने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर ही घूम चला।
परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी। अब लेखक ने फिर ओस की बूंदों से पूछा कि फिर तुम पानी कैसे बनी। मुझे ठीक पता नहीं, हाँ यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओजोन मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई थी। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अत्यंत छोटा हो गया था, वह पहले से कोई 70वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक की दृष्टि जाती है बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर उठता था। हमारे कितने ही साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता के साथ आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठ रहे थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वह, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक, कई लाख, हाँ चौको नहीं, मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं हैं। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में ना था। बहुत पता लग रहे पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन छोड़ चुका है और उनके तरह शरीर पर हम फिसल चले हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, फिर भी एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हम उनकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और उसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। एक दिन मेरे मन में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी, अब भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे में जाना प्रारंभ किया। गहरे मतलब गहराई में जाना आरंभ किया। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी थी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी और उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी जिससे देखकर मैं चौंक पड़ी। अब तो समुद्र में अंधेरा ही था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लेकर घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर पर कई प्रकार की चमक निकलती थी जो इस मार्ग को दिखलाती थी। इसका प्रकाश, कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ उसके पास आती और सब जब भूखी होती तो पेट भर उनका भोजन करती। विचित्र है, जब मैं नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे छोटे टिकने, मोटे पत्ते, पेड़ हैं। वहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे तथा महा आलसी हैं। यह सब देखने में मुझे बहुत वर्ष लगे। फिर आया कि अब ऊपर लौट चलना चाहिए। बेटा ये ओस की बूंद अपनी कहानी बता रही है कि वो किस प्रकार से पानी बनी, और तो लेखक उस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। किस प्रकार वो समुद्र में गई, समुद्र में उसने कैसे कितने वर्षों तक रही, कितने जीव देखे, परंतु प्रयत्न करके जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जलभांति इसी तरीके से अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति से वहीं पड़े रहना ठीक है, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर में क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े और एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां ठोस वस्तु का नाम भी नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थीं, नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने उतावली हो रही थी। इसी प्रकार इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह पर जहाँ पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असहनीय था। मतलब हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओजोन और हाइड्रोजन में विभाजित
हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने बुद्धिमान साथियों के एक साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था। इसे देखने की हम बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रहे हो। लेखक ने कहा कि मुझे समझ में आ गया कि तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हमें गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के में भी हमें दर्शन हुए। हमें वह पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर ले जाती। वो बड़े ही आनंद के दिन थे। मैं एक पहाड़ पर गिरी। अपने साथियों के साथ मैली कुचली हो एक और बह चली। पहाड़ों में ऐसे एक पत्थर दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर क्या हुआ बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखलाकर उनको गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर जो ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल में ही घूमती फिरती रही। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वहीं रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास से नहीं ठहर सकती हूँ। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह उसकी बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। अर्थात इसके लेखक रामचंद्र तिवारी ने पानी की कहानी के अनुसार पानी का वर्णन किया है कि किस प्रकार पानी एक ओस की बूंद के समान होता है और जब वह ओस की बूंद सूरज निकल आता है तो किस प्रकार से वो भाप बनकर उड़ जाता है। तो यही है कि सबसे पहले वो पानी कहाँ था, ओस की बूंद जो थी वो कहाँ थी, एक बेर के पेड़ पर थी और बेर के पेड़ पर से वो कहाँ पर गिरी, लेखक के हाथ पर गिरी और उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई कि मैं किस प्रकार से समुद्र से होती हुई नदियों में गई, नदियों से पहाड़ों पे गई, फिर समुद्र के जब समुद्र में थी तो समुद्र से सबसे नीचे गहराई पर चली गई, किस प्रकार से वो इधर उधर घूमती रही और अंत में क्या हुआ, एक नल पे चली गई और नल में जाकर जहाँ उसे टूटा हुआ नल मिला उस नल के ऊपर आकर वह बेर के पेड़ के पास आकर उसके हाथ पर आकर गिर गई और हाथ से वह सूरज की किरणें निकलकर ऊपर भाप में समा गई।